Hello everyone, in this video we are going to cover the Hindu dated 4th July 2026. Starting with our first article GS1 से रिलेट करेंगे, हिस्ट्री से रिलेट करेंगे, अलूरी सीताराम राजू. वी आर विटनेसिंग 129th बर्थ एनिवर्सरी. बैकग्राउंड देखें तो उनका जो जन्म था वो मद्रास में हुआ था, उनकी एजुकेशन विशाखापट्टनम में एंड उन्होंने संन्यास ले लिया था एट द एज ऑफ 18. इनको मन्यम विरुदु नाम से भी पुकारा जाता है और जाना जाता है, दैट इज हीरो ऑफ द जंगल. और अगर हम बात करें कि ये किस चीज़ के लिए फेमस हैं, वो है रंपा रेबिलियन 1922. ये क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था? रीजन था ऑपरेसिव फॉरेस्ट एक्ट 1882, जिसके तहत शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि इनकी ट्रेडिशनल कल्टीवेशन थी, जिसको हम बोलते हैं पोदू, दैट वाज बैंड. एंड ऑल्सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करने में भी बैन लगा दिया गया था. फोर्स्ड लेबर थी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिंतापल्ले पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया विथ ओवर 300 रेवोल्यूशनरीज. इनका जो वॉरफेयर का मेथड था दैट वाज गोरिल्ला वॉरफेयर. इसके तहत इन्होंने टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे कि स्कॉट कॉवर्ड को भी मारा था. याद रखें ये पोडू क्या होता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इनको और दूसरा नेम क्या है, और देखेंगे इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सोशल इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय बंगाली रेवोल्यूशनरीज और इनिशियली ऑल्सो सपोर्टेड महात्मा गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ऐसा क्यों? ताकि वो थोड़े पॉलिटिकली एक्टिव हो सकें. ठीक है. एंड अगर हम सोशल की बात करें तो इन्होंने काम किया एजुकेशन के ऊपर, लोकल पंचायत बिठाई टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड ऑल्सो अपोज्ड द एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज दैट वर कन्वर्टिंग ट्राइबल पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, पॉलिटी से रिलेट करेंगे. इस आर्टिकल में क्या बोला है उन्होंने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से हम कुछ चीज़ें डिमोलिश कर रहे हैं. तो अब कुछ चीज़ें डिमोलिश हो रही हैं तो उसमें काफ़ी सारी मॉस्क आ जाती हैं, और स्टेट बोल रही है कि हम पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए आपकी ये प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं. तो ये मुद्दा पहुंचा हाई कोर्ट के पास. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्योंकि ये मुद्दा जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये एक्ट का हवाला दिया था. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत रिलीजियस कैरेक्टर सेव होता है. मतलब 15 अगस्त 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो वहां पे ही फ्रीज हो गया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट को आप रोक सको फ्रॉम एक्वायरिंग लैंड. तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप फ्रीज तो कर सकते हो अपना रिलीजियस कैरेक्टर, लेकिन आप स्टेट को नहीं रोक सकते. क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि स्टेट के पास क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, मतलब कि स्टेट के पास पावर है पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की. तो बस ये आर्टिकल में इसी की बात की गई थी. आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, पॉलिटी से रिलेट करेंगे. इसमें हमने देखना है कि पहले एस्टर्नमेंट क्या होता है. इसका मतलब होता है आप किसी भी इंडिविजुअल को रोक रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से. तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया है, मतलब बोल दिया कि ये इनवैलिड है. हुआ क्यों था, कंटेक्स्ट देखें तो कुछ लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुलिस ने उनको रोक दिया थ्रू एस्टर्नमेंट ऑर्डर्स, मतलब कि उनको आप इस एरिया में जाने से रोको. ये हमारे पास क्या वैलिड ग्राउंड है किसी को भी प्रोटेस्ट करने से रोकने का? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला नहीं. तो हमने इस आर्टिकल से क्या सीखना है, हमने 4 चीजें देखनी है. हमारे पास सबसे पहले है राइट टू प्रोटेस्ट, सेकंड है राइट टू डिसेंट, थर्ड है राइट टू हड़ताल, फोर्थ है राइट टू बंद. राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? यस. लेकिन वो जो प्रोटेस्ट होनी चाहिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए, जैसे कि 2020 में शाहीन बाग प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला. राइट टू डिसेंट है हमारे पास. हाँ, हमारे पास राइट टू डिसेंट है, मतलब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज की कुछ ओपिनियन से आप एग्री नहीं करते हो तो यहाँ पे आ जाता है राइट टू डिसेंट, और यहाँ पे भी राइट टू डिसेंट ही चल रहा था. तो ये है हमारे पास, यस हमारे पास है. राइट टू हड़ताल है, हड़ताल है हमारे पास. आपने सुना होगा कि आज हड़ताल है, लेकिन आपके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे. आपको वहाँ पे पानी वगैरह होना चाहिए, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. लीगल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपके पास राइट टू हड़ताल भी आ जाएगा. लेकिन आपके पास क्या राइट टू बंद है? नहीं, राइट टू बंद बिल्कुल नहीं है. ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भारत कुमार केस 1997 में. ये कवर नहीं होता. क्या हमारे पास राइट टू स्ट्राइक है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आप मुझे बताओ. अगर नहीं है तो फिर कौन से लॉ में है? नेक्स्ट आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे. ये एडिटोरियल है हेल्थ के ऊपर. इसमें उन्होंने बोला कि दैट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ में प्रेडिक्शन की कि केसेस 1.41 मिलियन से बढ़कर 2 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे बाय 2045. ये किसने बोला? ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ने. अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में डेटा गैप की प्रॉब्लम है. ये केसेस तो बढ़ जाएंगे लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है, तो हम मॉनिटर कैसे करें? अगर हमने ये डेटा गैप की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो एकदम से केसेस के जो नंबर है ना वो बढ़ जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू केसेस आ जाएंगे, बस इंप्रूवमेंट के साथ नंबर्स हमें एक एक्चुअल पता चल जाएंगे. अब देखें तो डेटा से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है. सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर जो है वो नोटिफिएबल डिसीज नहीं है. हेल्थ मिनिस्ट्री क्या नोटिफाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेस. जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. ठीक है. सेकंड बात करते हैं, स्टेट लेवल के ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इंक्लूडिंग तेलंगाना, जिन्होंने नोटिफाई करना शुरू कर दिया है. इससे क्या होगा? इंप्रूव होगा लोकल सर्विलेंस. और अगर हम बात करें
अर्बन स्क्यूड डेटा, मतलब कि ज़्यादा डेटा हमारे पास अर्बन सेंटर्स से है, हमारे पास रूरल का डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज और हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज, अगर इनका डेटा हम निकालें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 16% पॉपुलेशन का डेटा है। तो ये डेटा क्या है, इनकम्प्लीट है। रीजंस देखें कि ऐसे कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, बिकॉज ऑफ एजिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक डेटा ड्रिवन अप्रोच चाहिए। पॉलिसी की लिमिटेशंस देखें तो हमारे पास फ्रेगमेंटेड स्टेट डेटा है, हमारे पास कोई नेशनल रजिस्ट्री नहीं है। अभी आपने ऊपर देखा कि तेलंगाना ने भी करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग 17 स्टेट्स, मतलब ये स्टेट लेवल के ऊपर डेटा मेंटेन हो रहा है। नेशनल हमारे पास कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिपोर्ट नहीं करता कि कितना डेटा है आपके पास, कौन से हॉस्पिटल्स का डेटा हम नहीं गैदर कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेशनल लेवल प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है। और स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेशनल कैंसर डेटाबेस। ठीक है, सेकेंड है हम कैंसर को नोटिफाई करें, और थर्ड है बेटर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एफर्ट्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट का, सेंटर का एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का। बेसिकली यहाँ पे डेटा की बात की है, और मैंने आपको बताया था ना कि डेटा होगा तभी टारगेटेड पॉलिसीज बनेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। हमारे पास ये वाला आर्टिकल आता है फ्रंट पेज के ऊपर, इसको हम सिंपल में समझते हैं। हमने किया क्या है, हमने सेलेक्टिव ईजिंग कर दिया है। इसका मतलब क्या है, 4 चाइनीज फर्म्स को हमने अलाउ कर दिया है कि वो बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो फिर वो पहले नहीं कर सकती थी, नहीं पहले नहीं कर सकती थी, कोविड पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, क्योंकि अगर तब उनको बिड्स में हमने पार्टिसिपेट करने दिया होता तो ऑलरेडी हम वल्नरेबल थे। तो वहां पे अगर ये कॉम्पिटेटिव एज इनको मिल जाती, तो ये कौन से बिलोंग करती है, चाइना से, तो चाइना के पास वो कॉम्पिटेटिव एज चल जानी थी हमारे वल्नरेबल टाइम के ऊपर। ठीक है, तो हमने कोविड में इनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा ईजिंग अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही किया हमने, लेकिन हमने सेलेक्टिव ईजिंग की है, मतलब कि हमने सिर्फ 4 फर्म्स को अलाउ किया है। और कहाँ पे अलाउ किया, पावर सेक्टर में। ठीक है, और हमने मना कब किया था, कोविड में किया था, प्रेस नोट 3 के अकॉर्डिंग 2020 में। एम क्या था, एम यही था कि वो टेक ओवर ना कर ले उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज बढ़ी हुई थी। अब क्या है, अब हमने 2 साल की उनको एग्जम्पशन दे दिया, हमने उनको ग्रांट कर दिया कि आप 2 साल तक बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड, हमने यहाँ पे मल्टी सेक्टर अप्रूवल्स दी। बात करें तो हमने एक ये स्टेप लिया कि उनको हमने बिडिंग में पार्टिसिपेट करने दिया। सेकंड स्टेप हमने मई 2026 में लिया था, जब हमने 10% चाइनीज शेयर होल्डिंग अलाउ कर दी थी थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन अब हमने बोल दिया था कि कोई बात नहीं। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि चाइनीज है, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, अगर वो इधर लेकर आते हैं तो हमें बेनिफिट होगा। लेकिन कंसर्न्स की बात करें तो डेटा सेस, सप्लाई चेन डिपेंडेंस बढ़ सकती है। GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। एडिटोरियल आया है, इसमें उन्होंने बोला है कि US और ईरान में जो डील हुई है उसने कुछ एक्सपोज कर दिया है। क्या क्या एक्सपोज कर दिया है, कि जो हम US को हमेशा समझते थे ना कि वो डोमिनेंट है, वो अब डोमिनेंट इतना नहीं है। राइज हो रहा है किसका, मिडिल पावर्स का। मिडिल पावर्स में क्या आते हैं, रशिया, चाइना। अब रशिया और चाइना ने क्या किया, उन्होंने ईरान का साइड लिया इस वाली सारी कंफ्लिक्ट में। तो ऐसे यूएस की जो हमने देखा कि यूएस ने कैसे हैंडल किया ईरान को, उससे हमें पता लग रहा है कि उसकी जो सुपर पावर वाली इमेज है वो थोड़ी सी खत्म हो रही है। लेकिन अगर बात करें तो ईरान की स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस इंक्रीज हो रही है। उसने बोला कि हॉर्मुज के ऊपर वो टैक्सेशन लगाएगा। थर्ड बात करते हैं अनइक्वल डील परसेप्शन, मतलब कि यूएसए को इस डील से इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पे पावर शिफ्ट को देखा गया। फ्रैक्शन देखा हमने यूएस एंड इजराइल की टाइज में, क्योंकि इजराइल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस एंड ईरान डील, तो वो नाराज हो गया, तो इन दोनों में जो रप्चर आया। ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, मतलब जो ईरान के फोर्सेस हैं, दे आर गेनिंग मोर स्ट्रेंथ। सो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, और पॉसिबल शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जो शिया है दैट इज ईरान एंड सुन्नी नेशंस, इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ पॉलिसीज। अगर हम देखें कि इस डील का क्या इंपैक्ट रहा ग्लोबल लेवल पर, तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीपोलैरिटी, मतलब कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इस डील ने सपोर्ट किया। बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि ईरान को भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड हमने रिलायंस देखी कि यूएसए के ऊपर कैसे कम हो रही है, और साथ में हमने ये भी देखा कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अब ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ राइजिंग पावर ऑफ ईरान। इस आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे, वाटर स्ट्रेस से रिलेट करेंगे। ये हमने काफी बार कवर कर लिया है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। इसमें कुछ यूनिक लगेगा तो आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल स्कार्सिटी, मतलब कि 18% पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, ओनली 4% ऑफ ग्लोबल वाटर। सेकंड बात करें तो हमारी जो रिवर्स हैं, हमारे जो रिवर बेसिन्स हैं, वो वाटर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। इसमें आप एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, जैसे कि 11 आउट ऑफ 15 रिवर बेसिन्स जो हैं वो वाटर स्ट्रेस कैटेगरी में आते हैं, और कुछ रिवर्स हैं उनमें भी लेवल बहुत कम हो गया है, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, माही, तापी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास पुअर मेंटेनेंस है, लीकेजेस हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, लो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। डेटा डेफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पता ही नहीं है कि कौन कितना पानी यूज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, एक इंसान बहुत ज्यादा पानी यूज करेगा और मे बी एक इंसान बोल रहा हो कि मुझे सेव करना है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास डेटा ना होने की वजह से इसको फायदा मिल रहा है। तो हमारे पास क्या है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है। देन ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ ने बोला दैट ग्लोबल
वाटर बैंकरप्सी, अब ये जो है ये कीवर्ड की तरह आप यूज कर सकते हो, ये अच्छा वर्ड है, वाटर बैंकरप्सी। सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला सॉल्यूशन है क्लाइमेट प्रूफ सिस्टम्स होने चाहिए। हमारे पास हमें रिस्क पता चल गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग रिसीलियंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इसको डेवलप करने के लिए आप अर्बन चैलेंज फंड, जो कि हमारे बजट में आया था, आप इसकी मनी को यूज करो टू डेवलप सच इन्वेस्टमेंट्स। फिर बात करते हैं वाटर रीयूज की, इसमें यही है कि ट्रीट करो, सर्कुलर इकोनॉमी को इंप्रूव करो। इस बात करें तो एफिशिएंट इरिगेशन पे फोकस करो, प्रमोट करो ड्रिप इरिगेशन को। एग्जांपल यहाँ लिखी है रियालसीमा आंध्र प्रदेश में एक ड्रॉट प्रॉन एरिया है, तो आप वहां पे ये इंप्लीमेंट करो, वहां पे क्रॉपिंग शिफ्ट करो, वहां पे ये सारी चीजें यूज करो, ताकि हमें पता चले कि इन चीजों से इफेक्ट कितना पड़ता है, इंप्रूवमेंट कितनी होती है। सेकंड बात करें तो लो वाटर क्रॉप्स के ऊपर फोकस करो, और अगर गवर्नमेंट का देखें तो उन्होंने क्रॉप रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब कि ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो उसका इंपैक्ट कम से कम पड़े। बेटर डेटा लेकर आओ, वाटर बजटिंग करो, वाटर प्लान्स बनाओ एट माइक्रो लेवल, एंड स्मार्ट मीटर्स लेकर आओ। ऑलरेडी नियर अबाउट 5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं, और साथ में स्कीम्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पे उन्होंने बोला कि वाटर सिर्फ हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। मतलब कि यहाँ पे भी एक डिवीजन क्रिएट हो सकती है, जिसके पास पानी होगा वो रिच कहला सकता है और जिसके पास नहीं होगा वो पुअर कहला सकता है। मतलब कि यहाँ पे भी हम डिविजन को देख सकते हैं। तो आप ये वाला जो कंक्लूजन है उसको यूज कर सकते हैं। आर्टिकल हम जीएस 3 से रिलेट करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व में आगे से बढ़कर 4 टाइम्स ज्यादा टाइगर्स पाए गए हैं, इन जस्ट 3 इयर्स इंप्रूवमेंट देखी गई है। ऐसी इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी हमने क्यों देखी? क्योंकि इसके आसपास जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो रही है, हैबिटेट मैनेजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा नामेरी टाइगर रिजर्व के ऊपर। अब इसके आसपास कौन से हैं पक्के टाइगर रिजर्व? इन अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा, मानस और ओरांग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि काजीरंगा के पास भी बहुत हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया में देखें कि कहाँ पे टाइगर की डेंसिटी, मतलब कि थोड़े एरिया में बहुत सारे टाइगर्स होना, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है? वो है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। मैप में अगर हम देखें तो ये है नामेरी, इसके पास देखो ओरांग, ये काजीरंगा, और यहाँ पे कहीं पे होगा पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये सारे एरियाज पास में होने के कारण नामेरी में पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा गया। इंडस वाटर ट्रीटी की लास्ट ईयर देखा था हमने कि इसको हमने सस्पेंड किया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो ये अभी भी सस्पेंडेड है। क्यों सस्पेंडेड है? क्योंकि मिनिस्ट्री ने बोला है कि टेररिज्म जब तक पाकिस्तान कम नहीं करता तब तक हम इसको सस्पेंडेड रखेंगे, क्योंकि हमारे पीएम ने भी यही बोला था, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बस यही हमारे पास अपडेट थी। नेक्स्ट बात करें डिफेंस एक्विजिशंस की, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ चीजें यहाँ पे अप्रूव की हैं जो जो उनको चाहिए। इससे क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और सेकंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बात करिए इंडियन आर्मी के लिए हमने क्या सोचा है, आकाश तरंग, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। सेकंड है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। थर्ड की बात करें तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम्स है, एक तो मीडियम रेंज के लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं और दूसरा हम शॉर्ट रेंज के लिए कर रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड बात करें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की, तो ये शील्ड करेगा टैंक्स को फ्रॉम इनकमिंग मिसाइल्स। और फिफ्थ बात करें कामिकाजे ड्रोन्स, ये तो आपको पता ही है, सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं इसको, मतलब ये जाके बर्स्ट हो जाते हैं। कुछ चीजें हम इंडियन नेवी के लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। ये क्या करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे शिप्स वगैरह की जो साउंड्स हैं, उससे हम पता लगा लेंगे कि कोई शिप आ रही है, कोई एनिमी शिप आ रही है, कौन सी शिप यहाँ से पास कर रही है। सेकंड है शिप्स के लिए हमने मंगवाए हैं ड्रोन्स। थर्ड की बात करें तो हमारे पास कुछ लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे, जहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं ये सारी फ्यूचर वॉरशिप्स के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास आता है फिक्स्ड विंग हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो। स्यूडो का क्या मतलब पता ना लगे किसी को भी, वैसी सैटेलाइट्स को हम एक्वायर करने की बात करें। हमारे पास ईवीओट ऑप्शन हम देखेंगे, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास। गवर्नमेंट ने अभी ब्लॉक किया है बैटरी मैनेजमेंट एप्स को। क्यों? क्योंकि ये डेवलप किसने किया है? चाइनीज डेवलपर्स ने। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास जो ई रिक्शा है वो चलते चलते रुक जाता है। अब ये क्यों रुक रहा है? क्योंकि इसके जो बैटरी मैनेजमेंट ऐप है वो रिमोटली कंट्रोल हो रहा है, और वहां पे अगर उन्होंने बंद कर दिया तो सोचो वो चलते चलते बीच में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो रुक गया। अब इससे केसेस क्या आते हैं? ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? एक्सटोर्शन के केसेस देखे गए, मतलब कि उनको रोककर हैकर्स बोलते हैं कि आपका ई रिक्शा हमने हैक कर लिया, अब आप मुझे पैसे दो तभी आपको हम मतलब छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल जिन्होंने ये सारी चीज़ों के अप्रूवल्स दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, तो उनमें एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने कभी भी मैंडेट नहीं किया साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉर ई रिक्शा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमने देख ली कि क्या आ रही है। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि सर्टिफिकेशन अप्रूव ही नहीं की गई, मतलब ऐसी सर्टिफिकेशन उन्होंने कभी मांगी ही नहीं। लास्ट आर्टिकल हमारे पास है कि यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने रेड अलर्ट जारी किया है सूडान में। कौन से एरिया में? अल ओबीद एरिया में। इसको हम याद रखेंगे क्योंकि ये प्लेसेस इन न्यूज़ बन जाएगा। और क्यों किया है? बिकॉज ऑफ क्राइम्स, एट्रोसिटीज वगैरह जो चल रही हैं, ब्लडशेड इन द कंट्री, वॉर्स, पैरामिलिट्री वॉर्स के कारण।
तो बस हमने याद रखना है कि ये कन्फ्लिक्ट रीजन है ऑलरेडी सूडान, एंड उसमें कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है, अल ओबीद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।